कहानी का आगाज टेत्सुओ नामी एक शख्स से होता है जो अपने ऑफिस में काम करता है और मिस्टीरियस नॉवेल्स को बहुत शौक से पढ़ता है। उसकी जिंदगी, उसकी नौकरी और अपनी बेटी रीका के गिर्द ही घूमती है जो कॉलेज जाती है और एक अलहदा अपार्टमेंट में रहती है। एक दिन टेत्सुओ को बहुत हैरानी होती है जब रीका अपना मास्क हटा के उसे अपना चेहरा दिखाती है जो नीलों से भरा हुआ था। रीका बताती है कि ये जख्म गिरने की वजह से आए हैं, लेकिन टेत्सुओ जो कि पहले ही मिस्टीरियस नॉवेल्स का शौकीन था, शक में पड़ जाता है कि उसकी बेटी उससे झूठ बोल रही है। रीका से वो पूछता है कि वो कितनी बार गिरी है और दिल ही दिल में सोचता है कि कहीं रीका का बॉयफ्रेंड ही तो नहीं उसे मार रहा। लेकिन टेत्सुओ के बार बार सवाल करने पर रीका नाराज हो जाती है और चली जाती है। इससे टेत्सुओ को गिल्ट महसूस होता है कि शायद उसने फजूल में ही वहम पाल लिया और अब उसने अपनी बेटी को भी नाराज कर दिया। अपनी बेटी के अपार्टमेंट जाने का फैसला करता है क्योंकि वो एक बाप होने के नाते ये जानना चाहता था कि रीका सेफ है या नहीं। इधर एक लड़का जिसका नाम नोबुटो था अपार्टमेंट से निकलता है और अपने दोस्तों से बात करता है। उसके बाल ब्लॉन्ड थे। वो बहुत लापरवाही से कहता है कि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को मारा है क्योंकि वो उसे कुछ खास पसंद नहीं करता। उसके दोस्त उससे उसकी गर्लफ्रेंड का नाम पूछते हैं। तब टेत्सुओ को ये सुन के हैरत का झटका लगता है जब वो अपनी गर्लफ्रेंड का नाम रीका बताता है। ये सुनकर टेत्सुओ को यकीन हो जाता है कि रीका झूठ बोल रही थी और दरअसल नोबुटो ने ही उसे मारा था। वो नोबुटो का पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन नोबुटो का एक साथी उसे रोक लेता है क्योंकि उसे टेत्सुओ पे शक हो गया था। उसे एक गली में ले जाके मारता है और उसके कपड़े भी उतरवाता है। उसकी वीडियो बनाता है और उसके आईडी कार्ड की तस्वीर भी खींचता है ताकि टेत्सुओ उनके खिलाफ कुछ भी ना बोल सके। टेत्सुओ को अंदाजा हो गया था कि नोबुटो एक खतरनाक क्रिमिनल ग्रुप याकुजा का मेंबर है। उसी रात टेत्सुओ एक इंटरनेट कैफे जाता है और अपनी बीवी कैसन को बताता है कि वो हॉस्पिटल में है क्योंकि उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। उसे तसल्ली देता है और कहता है कि सब ठीक है। वो रीका के बारे में भी अपनी बीवी को बताता है कि वो भी ठीक है, लेकिन दिल ही दिल में वो ये सोच रहा था कि वो अपनी बीवी को सारी हकीकत बता दे या नहीं, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। अगले दिन टेत्सुओ अपनी बेटी के अपार्टमेंट में दोबारा जाता है। रास्ते में वो म्यूजिक सुनने लगता है जो उसकी बेटी ने 18 साल की उम्र में उसे एक कैसेट में रिकॉर्ड करके दिया था। रीका ने तब कहा था कि शायद वो ये सॉन्ग दोबारा कभी भी ना गाए, इसीलिए वो सॉन्ग टेत्सुओ का फेवरेट था। अब टेत्सुओ अपार्टमेंट में एंटर होता है क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा चाबी थी। अंदर सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर वो वाइन के 2 ग्लास, 2 टूथब्रश और सिगरेट का पैकेट देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि जरूर कोई उसकी बेटी के साथ इस अपार्टमेंट को शेयर करता है। अचानक तभी कोई दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और टेत्सुओ फौरन से छुप जाता है। अंदर आने वाला नोबुटो था। नोबुटो फोन पर अपने सबऑर्डिनेट कोबो से बात कर रहा था। वो बताता है कि वो रीका से जल्द ही पैसे बटोर लेगा और फिर उसे छोड़ देगा। ये उसका पुराना तरीका है। वो ऐसे ही लड़कियों को प्यार के झांसे में फंसाकर उनसे पैसे निकालता है। अब उसका नया निशाना रीका होगी क्योंकि रीका की माँ ने उसे बताया था कि उसके दादा दादी ने उसके लिए बहुत सारा पैसा छोड़ा है। कोबो नोबुटो को बताता है कि कोई उसका पीछा कर रहा था। दरअसल उसका इशारा टेत्सुओ की तरफ था। ये सुन के नोबुटो गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे लगता है कि रीका ने अपने बाप को सभी कुछ बता दिया है। टेत्सुओ जो अलमारी में छुपा हुआ होता है सब कुछ सुन लेता है, मगर तभी टेत्सुओ का फोन गिर जाता है और उस आवाज से नोबुटो को शक होता है कि अलमारी में कोई है। ये देखकर टेत्सुओ फौरन रीका के फोन पर कॉल करता है जो इत्तेफाक से वहीं रखा था। नोबुटो फोन उठाता है और टेत्सुओ को धमकी देता है, लेकिन टेत्सुओ खामोश था। उसका मकसद सिर्फ नोबुटो का ध्यान अलमारी पर से हटाना था। नोबुटो को देखकर टेत्सुओ समझ गया था कि वो उसे हरा नहीं सकता, इसलिए उसे एक आइडिया आता है। वो रीका के मोबाइल पे मैसेज करता है कि अलमारी में नोबुटो के लिए सरप्राइज है। जब नोबुटो अलमारी खोलने आता है तो टेत्सुओ मौके का फायदा उठाकर उस पे हमला कर देता है और उन दोनों की फाइट के दौरान नोबुटो मारा जाता है। दरअसल नोबुटो आम शख्स नहीं था, वो टोक्यो के याकुजा बॉस माटोरी का बेटा था। इधर नोबुटो के सबऑर्डिनेट्स क्यूची और कोबो नीचे गाड़ी में इंतजार कर रहे थे, लेकिन नोबुटो वापस नहीं आता। कोबो को शक होता है। वो क्यूची से कहता है कि वो अंदर जाकर नोबुटो को देखे। तभी केसन भी अपनी बेटी के अपार्टमेंट पहुंचती है और अपने शौहर टेत्सुओ को एक लाश के साथ देख के हैरान रह जाती है। टेत्सुओ सब कुछ उसे बताता है कि ये रीका का बॉयफ्रेंड था जो हमारी बेटी को नुकसान पहुंचाना चाहता था। केसन पूछती है कि क्या ये तुमने अपने डिफेंस में किया और क्या हम इसे प्रूफ के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। टेत्सुओ कहता है शायद, लेकिन उसे फिक्र होती है कि उसकी तस्वीरें तो उन लोगों के पास हैं और वो आसानी से उसे छोड़ेंगे नहीं। केसन टेत्सुओ को तसल्ली देती है और कहती है कि वो उसके साथ है। वो फैसला करती है कि वो मिलकर इस मसले का हल निकालेंगे। वो टेत्सुओ से कहती है कि रीका के आने से पहले जगह को साफ कर दो। दरवाजे के बाहर क्यूची खड़ा केसन की आवाज सुन रहा था। वो सोचता है कि शायद ये रीका की माँ है। थोड़ी देर बाद रीका भी घर वापस आ जाती है और अपने पेरेंट्स को देख के हैरान होती है। दरअसल रीका को नोबुटो से सच्ची मोहब्बत थी, हालांकि वो जानती थी कि वो जालिम है। उसका ख्याल था कि उस जैसा हैंडसम शख्स शायद एक दिन बदल जाएगा। केसन और रीका के जाने के बाद क्यूची अपार्टमेंट में दाखिल होता है ताकि देख सके कि नोबुटो कहाँ है। दरवाजे के हैंडल से उसे शक होता है कि
कोई और भी यहाँ था। अंदर जाकर वो पूरे अपार्टमेंट की तलाशी देता है। कुछ दिन बाद कोबो की मुलाकात नोबुतो के फादर माटूरी से होती है। वो देखता है कि माटूरी किस तरह आसानी से लोगों को मैनिपुलेट करने में महारत रखता है। माटूरी पुलिस को भी चकमा देता है। माटूरी कोबो से पूछता है कि क्या वो उसके लिए किसी को भी मार सकता है। कोबो बोलता है कि हाँ बिल्कुल। माटूरी उसे बताता है कि मुझे कुछ पुराने हिसाब चुकाने हैं जिन्होंने मुझे गुस्सा दिलाया था। उसका पुराना बॉस जो हर वक्त उसे बातें सुनाता रहता, नोबुतो के टीचर्स जिन्होंने उसे पनिश किया था और उसकी बीवी जो उसे छोड़ गई थी। दरअसल वो खुद को एक नाकाम फादर समझता है और बदले की आग उसके दिल में अब भी जल रही थी। जब माटूरी को पता चलता है कि उसका बेटा गायब हो चुका है तो वो पहले से कहीं ज्यादा भड़क उठता है। नोबुतो उसका इकलौता बेटा था और वो शख्स को माफ नहीं करने वाला था जिसने उसको नुकसान पहुंचाया था। इसलिए वो कोबो से बोलता है कि जो कोई भी नोबुतो के गायब होने के पीछे है उसे हर हाल में ढूंढो। दूसरी तरफ क्यूची दोबारा रीका के अपार्टमेंट जाता है और देखता है कि वहाँ अब भी कोई मौजूद है। हैरत की बात ये थी कि वो शख्स टेत्सुओ था जो चालाकी से खुद को सुजुकी नामी सफाई वाले के रूप में बदल चुका था। क्यूची ने खुद को रीका का दोस्त बताया और कहा कि उसके पास अपार्टमेंट की एक एक्स्ट्रा चाबी है और वो अपने दोस्त का गुम हुआ फोन तलाश करने आया है। वो नोबुतो को कॉल करने लगता है इस उम्मीद पर कि शायद वो फोन उठा ले, लेकिन ऐसा नहीं होता। कोबो अब नोबुतो के गायब होने पे उलझता जा रहा था। वो क्यूची को ऑर्डर करता है कि हर हाल में रीका पर नजर रखो और अगर नोबुतो जल्द ही वापस ना आए तो हमें रीका को किडनैप करके उससे इन्वेस्टिगेट करना होगा। इधर टेत्सुओ ने नोबुतो का फोन मुकम्मल तौर पे तबाह कर दिया था ताकि कोई भी उससे कांटेक्ट ना कर सके। टेत्सुओ खुद को हिम्मत देने लगता है कि डरने की कोई बात नहीं, ये सब उसी ने तो शुरू किया था, इसलिए इसका एंड भी वही करेगा। कुछ ही देर बाद कैसिन अपार्टमेंट वापस आती है। वो टेत्सुओ की बताई तमाम चीजें साथ लाती है, मगर एक चीज वो लाना भूल गई थी। टेत्सुओ उसे थैंक्स बोलता है और अपने प्लानिंग बताता है कि वो नोबुतो की बॉडी को बाथ टब में पकाने के लिए रखेगा ताकि उसका जिस्म सुकड़ जाए जैसे गोश्त पकाने पर होता है। ये सब कुछ बहुत टेरेबल था, मगर कैसिन अपने शौहर का साथ देने का फैसला करती है। टेत्सुओ उसे बताता है कि तुम घर वापस चली जाओ और हमारी बेटी के लिए मजे का खाना बनाओ। इसके बाद टेत्सुओ नोबुतो की बॉडी को पकाने की कोशिश करता है, लेकिन तब उसे मालूम होता है कि रीका के अपार्टमेंट में प्लास्टिक का बाथ टब है जो गर्म पानी से खराब हो जाएगा। इस मसले के हल के लिए टेत्सुओ कार्डबोर्ड की मदद से एक इंसुलेटर तैयार करता है और टिन फॉइल को उसके ऊपर बिछा देता है। इस सब को वो एल्युमिनियम टेप से कवर करता है ताकि पानी कार्डबोर्ड तक ना पहुंचे। टेत्सुओ को पूरी उम्मीद थी कि इस तरीके से टब को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और कोई स्मेल भी नहीं पैदा होगी। अब वो नोबुतो की बॉडी को पकाता है इतना कि उसका जिस्म सुकड़ जाता है। अब एक दरमियाने साइज के सूटकेस में भी वो पूरा आ जाता है। उस सूटकेस को देखकर कोई भी यकीन नहीं कर पाता कि एक एडल्ट इंसान उसमें पूरा आ सकता है। घर जाकर टेत्सुओ रीका को बताता है कि उसका अपार्टमेंट तो काफी गंदा है, उसे अक्सर सफाई की जरूरत पड़ेगी। वो रीका से बोलता है कि तुम क्यों नहीं घर से ही कॉलेज चली जाती। तब रीका उसे एक जादुई ट्रिक दिखाती है, फिर वो एक हॉरर मूवी देखने लगती है। टेत्सुओ पीछे से अपनी बेटी को देखता है और महसूस करता है कि वो कितनी बड़ी हो गई है। वो दुआ करता है कि उन तीनों की जिंदगी ऐसे ही पुरसुकून रहे और कोई भी उनमें से गायब ना हो। अगले दिन कैसिन टेत्सुओ को बताती है कि उनके घर के करीब एक स्ट्रेंज गाड़ी खड़ी है। टेत्सुओ को शक होता है कि नोबुतो के साथ ही उस पे नजर रखे हुए हैं। वो गाड़ी रात से वहीं थी। टेत्सुओ बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता है, सूटकेस को गाड़ी की डिग्गी में रखता है और कैसिन से बोलता है कि अगर वो गाड़ी उसका पीछा करे तो कैसिन उसे मैसेज कर दे। मगर जैसे ही टेत्सुओ गाड़ी चलाने लगता है उसे महसूस होता है कि उसका पीछा तो कोई भी नहीं कर रहा। रास्ते में वो एक शॉप पे रुकता है ताकि कुछ जरूरी सामान खरीद सके, मगर इस सब के दौरान उसे सिर्फ एक बात का डर था कि सूटकेस के पास कोई पहुंच ना जाए। अचानक एक याकुजा मेंबर उसका पीछा शुरू कर देता है। खुशकिस्मती से टेत्सुओ को पहले ही इस बात का एहसास हो जाता है। याकुजा मेंबर क्यूची को इन्फॉर्म करता है। तब वो सभी वहाँ पहुंचकर सूटकेस को चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसमें तो सिर्फ कपड़े हैं, जिसे टेत्सुओ किसी बिजनेस ट्रिप पे जा रहा हो। लेकिन क्यूची को अब भी टेत्सुओ पे शक था। वो अपने आदमियों से बोलता है कि तुम लोग टेत्सुओ पे नजर रखना। जब टेत्सुओ शॉपिंग करके वापस आता है तो उसे शदीद परेशानी होती है क्योंकि उसका सूटकेस खुला हुआ था। उसने सूटकेस के अंदर एक कपड़ा निशाने के तौर पे रखा था जो कि अब अपनी जगह पे नहीं था। इसका मतलब था कि कोई तो वहाँ आया था। घर वापस जाकर टेत्सुओ सोचता है कि हो सकता है कि सूटकेस में कोई डिवाइस लगाई गई हो, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो नोबुतो की लाश को घर के अंदर ही कहीं ठिकाने लगाएगा। वो कोई केमिकल लाया था जिससे मुख्तलिफ किस्म के माइक्रोब्स मौजूद थे। वो उस केमिकल को मिट्टी में मिक्स करता है ताकि ये सड़ने का अमल शुरू कर सके। टेत्सुओ बताता है कि अगर 10 ग्राम केमिकल 1 किलो इंसानी गोश्त पर डाला जाए तो लाश एक दिन में काफी हद तक गल जाएगी। ये सुनकर कैसिन टेत्सुओ की रिसर्च पे हैरान होती है। तभी अचानक वहाँ रीका आ जाती है जो अपने पेरेंट्स को देखती है तो उसे लगता है कि शायद उसके पेरेंट्स सब्जियां उगाने की तैयारी कर रहे हैं। वो भी अपने पेरेंट्स का साथ देना चाहती थी, लेकिन पहले वो नाश्ता करने के लिए चली जाती है। ये देखकर टेत्सुओ और कैसिन को सुख का सांस आता है। घर के बाहर क्यूची और उसके साथी अब भी मौजूद थे। वो देखते हैं कि रीका
और उसके पेरेंट्स अपने गार्डन में मौजूद हैं। तभी क्यूची वहाँ सिंगू नामी अपने साथी को भेजता है। सिंगू एक हाउसिंग सर्वे वाला बन के आता है और बोलता है कि वो 10,000 येन वाले सर्वे के लिए आया है। जब सिंगू उनसे बात करता है तो क्यूची चुपके से घर के पिछले दरवाजे से अंदर घुस जाता है और कोशिश करता है कि नोबुटो के बारे में उसे कोई सुराग मिल सके। अब सिंगू अपनी बात मुकम्मल करके वापस चला जाता है। टेत्सुओ और केसिन को उस पर शक हो जाता है कि वो एक स्पाई था। टेत्सुओ को याद आता है कि घर खाली है लेकिन पौधे और बाकी सभी चीजें अपनी जगह पे मौजूद थी। हैरानगी की बात ये थी कि क्यूची अलमारी के पीछे छुपा हुआ था और सोच रहा था कि टेत्सुओ और केसिन इस कमरे में इतनी जल्दी क्यों आए और पौधों के बारे में क्यों बात करने लगे। अगले दिन केसिन सफाई करते हुए देखती है कि मेज अपनी जगह से हिला हुआ है और एक स्ट्रेंज सा पावर आउटलेट भी मौजूद है। जब उसे खोलते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसमें तो एक हियरिंग डिवाइस लगी है ताकि कोई उनकी बातें सुन सके। टेत्सुओ को यकीन था कि घर में और भी डिवाइसेस लगी होंगी। अब रात को टेत्सुओ केसिन एक प्लान बनाते हैं। वो ऐसे बात करते हैं जैसे टेत्सुओ को कुछ भी नहीं मालूम। नोबुटो के गायब होने के बारे में केसिन बोलती है कि उसे भी कुछ नहीं पता, मगर रिका तो बहुत परेशान है। केसिन कहती है कि शायद वो तो किसी स्टॉकर से निपट रहा होगा क्योंकि उसने रिका के पीछे किसी स्ट्रेंज आदमी को देखा था। हालांकि हकीकत में ऐसा कोई आदमी नहीं था। ये सब टेत्सुओ की बनाई हुई कहानी थी ताकि वो उन लोगों को यकीन दिला सके कि वो नोबुटो के बारे में कुछ भी नहीं जानते। वो कहते हैं कि हमारे घर में भला ये डिवाइसेस किसने लगाई और हमारे घर के बाहर वो गाड़ी भी खड़ी थी। हम जल्द ही पुलिस को इस सब के बारे में बता देंगे। ये सुनकर क्यूची घबरा जाता है। उसे लगता है कि शायद वो अब पकड़ा जाएगा, इसलिए वो खुद को बचाने के लिए पीछे हटने का फैसला करता है। ये सब देखकर केसिन को यकीन ही नहीं होता कि टेत्सुओ ऐसी कहानियां खुद से बना सकता है। टेत्सुओ से याद दिलाता है कि वो हमेशा से ही मिस्टीरियस नॉवेल्स पढ़ने का दीवाना था, इसलिए सारी सिचुएशन में उसे ऐसे आइडियाज आ रहे हैं। टेत्सुओ बोलता है कि अगर उसने वो कहानियां ना पढ़ी होती तो आज वो बिल्कुल बेबस होता। ये सुनकर केसिन टेत्सुओ को तसल्ली देती है कि वो हमेशा उसका साथ देगी क्योंकि वो भी अपने घर के किसी मेंबर को खोना नहीं चाहती, बिल्कुल वैसे ही जैसे टेत्सुओ भी नहीं चाहता। टेत्सुओ ये सब सुनकर जज्बाती हो जाता है। उसे अपनी बीवी को खतरे में डालने का एहसास भी था, लेकिन वो इस बात पे दिल ही दिल में काफी अच्छा महसूस करता है कि उसकी बीवी उसे बहुत अच्छे से समझती है और हर हाल में उसका साथ देती है। वो दोनों जानते थे कि जिस रास्ते पर वो चल पड़े हैं वो तबाही की तरफ जाता है। वो उस कत्ल को छुपाने में कामयाब तो हो गए थे, मगर उस कत्ल का बोझ वो अब सारी जिंदगी उठाएंगे। उसी रात टेत्सुओ काम से वापसी पर फैसला करता है कि वो रिका के अपार्टमेंट में वापस जाएगा ताकि सारे सबूतों को मिटा सके। अब जब टेत्सुओ वहाँ जाता है तो बाहर क्यूची भी उसका पीछा कर रहा था। वो कोबो को बताता है कि टेत्सुओ अपार्टमेंट के अंदर है और पुलिस बाहर मौजूद है, जिसकी वजह से वो अंदर नहीं जा सकता। टेत्सुओ को अंदर गए हुए 1 घंटे से ज्यादा गुजर चुका था और वो अभी तक बाहर नहीं आया था। क्यूची सोचने लगता है कि टेत्सुओ अंदर क्या कर रहा होगा। क्यूची को ये सब देख कर यकीन हो गया था कि टेत्सुओ और केसिन की उस दिन सुनाई गई कहानी झूठ थी, क्योंकि उसी दिन क्यूची ने रिका के कॉलेज जाके जब उसके दोस्तों के जरिए रिका से पूछा कि क्या कोई उसका पीछा कर रहा था, तब रिका ने सबको बताया कि उसे तो ऐसा कभी भी महसूस नहीं हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। अब घर आकर रिका ने अपनी माँ को भी यही बात बताई कि उसके दोस्त अचानक से उससे पूछने लगे कि कौन सा आदमी उसका पीछा कर रहा था, हालांकि उसे ऐसा महसूस ही नहीं हुआ था। इस सुनकर केसिन भी हैरान रह जाती है क्योंकि उस स्टॉकर वाली कहानी को तो उन्होंने खुद बनाया था ताकि वो क्यूची और कोबो को धोखा दे सके। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो लोग यूनिवर्सिटी में जाकर रिका के दोस्तों से ये सारे सवाल करेंगे। इधर क्यूची और उसका साथी टेत्सुओ को पकड़ने की प्लानिंग करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद टेत्सुओ को पकड़ लिया जाता है। उसके सर को ढांपते हैं और उसके हाथ भी बांध देते हैं। क्यूची उसके सामने नहीं आता और सिर्फ इतना कहता है कि वो जानता है कि पिछली रात टेत्सुओ और केसिन ने वो कहानी खुद से घड़ी थी। क्यूची बोलता है कि उसने खुद रिका के दोस्तों से यूनिवर्सिटी में जाके पूछा था और वो जान चुका है कि स्टॉकर वाली कहानी झूठी थी। इसके बाद वो टेत्सुओ को मारना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं कि सच बताओ वरना अंजाम बुरा होगा। टेत्सुओ वो मार बर्दाश्त नहीं कर पाता, तब वो सच बताने का फैसला करता है, लेकिन फिर एक और झूठी कहानी घड़ लेता है। इस बार वो बताता है कि स्टॉकर को सबसे पहले केसिन ने देखा था। रिका को उसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। टेत्सुओ बोलता है कि सब पिछले नवंबर में शुरू हुआ, जब उसकी बीवी ने उसे बताया कि कोई स्ट्रेंज बंदा रिका का पीछा कर रहा था। तब टेत्सुओ ने अपनी बेटी को कुछ भी न बताने का फैसला किया क्योंकि वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक स्पाई सुजुकी को हायर करेंगे ताकि वो सच को जान सके। ये सुनकर क्यूची को याद आता है कि वो सुजुकी से रिका के अपार्टमेंट में पहले ही मिल चुका है। तभी क्यूची को मटोरी की कॉल आती है। मटोरी ने कोबो से सुना था कि उसके बेटे को अब क्यूची ढूंढेगा। मटोरी बोलता है कि वो अपने काम पर सही से फोकस नहीं कर पा रहा क्योंकि नोबुटो उसका एक ही बेटा था। अगर वो ना मिला तो मटोरी जिंदगी जीने की ख्वाहिश ही खो देगा। क्यूची घबरा जाता है। उसे एहसास होता है कि अगर नोबुटो ना मिला तो उनका सारा गैंग तबाह हो सकता है। वो मटोरी को यकीन दिलाता है कि वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा नोबुटो को ढूंढने में। दूसरी तरफ रिका भी नोबुटो को याद कर रही थी क्योंकि वो काफी दिनों से उससे मिली नहीं थी। इधर टेत्सुओ को एक ऊंची जगह पे ले जाया जाता है। उसे ऐसा लगता है कि
शायद जमीन हिल रही है या शायद वो किसी बिल्डिंग की छत पे है, लेकिन असल में ऐसा ही था। उसे एहसास होता है कि अगर उसने कोई गलती की तो उसे धिक्का दे दिया जाएगा। क्यूची एक बार उससे फिर से सवाल पूछता है कि नोबुटो कहाँ है। टेत्सुओ कुछ भी नहीं बोलता, जिस पर उसे धिक्का दे के नीचे गिराया जाता है, लेकिन तब उसे पता चलता है कि उसे तो एक रस्सी के साथ बांधा गया था। अब दोबारा से उसे मारा जाता है और पूछा जाता है कि जब नोबुटो रिका के अपार्टमेंट में एंटर हुआ तो फिर क्या हुआ। टेत्सुओ बार बार कहता है कि उसे कुछ नहीं मालूम, बस सुजुकी ने रिका के अपार्टमेंट से मैसेज भेजा था कि नोबुटो अचानक नाराज होकर चला गया। असल में टेत्सुओ ने एक और कहानी घड़ ली थी। वो कहता है कि सुजुकी ने उसे कांटेक्ट के लिए सिर्फ अपना ईमेल एड्रेस दिया था और कहा था कि सभी मैसेजेस को साथ साथ डिलीट करते जाना। ये सुनकर क्यूची को मजीद गुस्सा आ जाता है और वो टेत्सुओ को मारता है। वो कहता है कि अब वो कैसन से भी यही सब सवाल करेगा। वो बोलता है कि अगर कैसन के सारे जवाब टेत्सुओ से मैच ना किए तो वो रिका को भी पकड़ लेंगे, जिस पर टेत्सुओ ने ऐसा करने से मना करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस सब में उसकी बेटी को इन्वॉल्व किया जाए। अब क्यूची अपने बंदे को कॉल करता है जिसने कैसन को रस्सी से बांधा हुआ था। अब वो कैसन से भी वही सवाल पूछते हैं जो उन्होंने टेत्सुओ से पूछा था। हैरानी की बात ये थी कि कैसन भी वही कहानी सुनाती है जो टेत्सुओ ने सुनाई थी। वो बताती है कि पिछले साल नवंबर में एक शख्स रिका का पीछा कर रहा था, मगर उस सब के बारे में रिका को नहीं बताना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक स्पाई सुजुकी से बात की और इस सब के बारे में पता चलाने को बोला। दरअसल टेत्सुओ ने केसन से वो नकली कहानी याद रखने को कहा था जो उसने एक दिन पहले ही बनाई थी, क्योंकि उसे पहले ही एहसास हो गया था कि नोबुटो के बंदे उन दोनों को पकड़कर उनसे सवाल जरूर पूछेंगे। क्यूची केसन से पूछता है कि वो नोबुटो के बारे में क्या जानती है। अब इस बात पे केसन कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसके शौहर ने उसे सवाल का जवाब नहीं सिखाया था, लेकिन फिर वो घबराते हुए कुछ ना जानने का बहाना करती है और बात को किसी और तरफ मोड़ देती है, जिससे क्यूची और बाकी मेंबर्स को गुस्सा आ जाता है। वो क्यूची को इन्फॉर्म करते हैं कि वो यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि केसन को कुछ भी नहीं पता। थोड़ी देर बाद कोबो क्यूची से बोलता है कि उन्हें नोबुटो अभी तक नहीं मिला। अब कोबो ये काम अपने दूसरे आदमी को देने का फैसला करता है। क्यूची को अपनी नाकामी पे गुस्सा आ रहा था। फिर वो टेत्सुओ के सर पर से मास्क हटाता है और टेत्सुओ को एहसास होता है कि क्यूची तो वो आदमी था जो पिछले दिन रिका का दोस्त बन के आया था। क्यूची टेत्सुओ को यकीन दिलाता है कि केसन महफूज है, लेकिन वो टेत्सुओ को मारना चाहता है क्योंकि उसे लग रहा था कि टेत्सुओ ने ही नोबुटो को मारा है और उसकी लाश समुद्र में फेंक दी है। क्यूची अपनी नाइफ बाहर निकालता है तो टेत्सुओ ना चाहते हुए उसके सामने एक ऑप्शन रख देता है कि वो दोनों नोबुटो को मिलकर तलाश करेंगे। दरअसल टेत्सुओ के पास खुद को बचाने के लिए इसके अलावा और कोई हल नहीं था। टेत्सुओ इतना ज्यादा जख्मी था कि उसे 3 दिन हॉस्पिटल में रुकना पड़ा। इसके बाद वो अपनी बीवी से मिलता है और बताता है कि उनकी प्लानिंग कामयाब रही और वो शायद अब याकुजा ग्रुप के शक से बाहर है। हकीकत में टेत्सुओ ने झूठ बोला था क्योंकि वो अब भी इस गंदगी में और ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका था, लेकिन वो अपनी बीवी को इस खतरनाक मसले में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था और अकेला ही उसका सामना करना चाहता था। उसी शाम क्यूची टेत्सुओ को बुलाता है ताकि वो जान सके कि उसने नोबुटो को ढूंढने के लिए क्या प्लान बनाया। उससे पूछता है कि तुम उस दिन नोबुटो का पीछा क्यों कर रहे थे। टेत्सुओ बताता है कि उसने उस दिन अपनी बेटी के चेहरे पर निशान देखे थे। उसे फिक्र होने लगी थी कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ। यही देखने के लिए वो उसके अपार्टमेंट गया। वहाँ उसने किसी को रिका का नाम लेते हुए सुना और फिर वो नोबुटो का पीछा करने लगा। इसके बाद क्यूची टेत्सुओ को लेके एक क्लब जाता है जहाँ पर आखिरी बार नोबुटो दिखा था। वहाँ उन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम हिबिकी था और वो नोबुटो की गर्लफ्रेंड थी। टेत्सुओ को ये जान के बहुत गुस्सा आता है कि नोबुटो रिका के साथ उसे भी डेट कर रहा था। हिबिकी बताती है कि नोबुटो हकीकत में बहुत बुरा इंसान था, फिर भी वो उससे मोहब्बत करती थी और रिका एक नॉन अट्रैक्टिव लड़की थी जिसको बिल्कुल भी नहीं पता था कि नोबुटो को कैसे संभालना है। ये सुनकर टेत्सुओ को नोबुटो पे और गुस्सा आता है और वो सोचता है कि उसने अच्छा ही किया नोबुटो जैसे इंसान को मारकर। बाद में टेत्सुओ को मैसेज आता है कि वो वापस आए। दरअसल वो वहाँ से थोड़ी देर के लिए रेस्ट रूम गया था, लेकिन जब वो वापस आता है तो वहाँ पर सिर्फ हिबिकी मौजूद थी। दरअसल क्यूची छुप के सुनने वाली डिवाइस के जरिए उनकी बातें मॉनिटर करने की कोशिश कर रहा था, जबकि टेत्सुओ हिबिकी से पूछता है कि वो नोबुटो को ढूंढने में याकुजा मेंबर्स की मदद क्यों कर रहा है। टेत्सुओ बताता है कि उसने ये सभी कुछ अपनी बेटी को बचाने के लिए किया क्योंकि ये सभी उसे भी तंग कर सकते हैं। इसके बाद वो एक और कहानी घड़ता है। वो बोलता है कि शायद याकुजा मेंबर्स नोबुटो के साथ धोखा कर चुके हों और हकीकत को छुपाने की कोशिश कर रहे हों। वो कहता है कि शायद नोबुटो जिंदा हो और छुप रहा हो। वो हिबिकी से बोलता है कि वो नोबुटो के बारे में जो भी पता है उसे बताए ताकि उसे ढूंढा जा सके। वो वादा करता है कि वो ये बात किसी को भी नहीं बताएगा। हिबिकी बोलती है कि नोबुटो वाकई में एक मुश्किल इंसान था, लेकिन उसे उम्मीद है कि उसे जल्द ही ढूंढ लिया जाएगा। फिर वो टेत्सुओ को बताती है कि नोबुटो ने उसे कुछ साल पहले बताया था कि वो एक गाड़ी को लूटकर पहले ही याकुजा मेंबर्स को धोखा दे चुका है। ये सुनकर टेत्सुओ शॉक्ड हो जाता है क्योंकि नोबुटो ने अपने ही साथियों को धोखा दिया था।
मगर खुशकिस्मती से क्यूची की सुनने वाली डिवाइस खराब हो जाती है, इसलिए वो उनकी बातें नहीं सुन पाता। हिबिकी नोबुटो के सोशल मीडिया अकाउंट्स के बारे में भी टेत्सुओ को बताती है। टेत्सुओ अकाउंट के नाम को याद करने की कोशिश करता है, तभी कुछ और याकुजा मेंबर्स उन्हें 10 मिलियन येन का चेक देने को बोलते हैं। दरअसल ये एक ट्रैप था ताकि उनसे पैसे निकाले जा सके। टेत्सुओ समझ आता है कि याकुजा मेंबर्स खुद ही एक दूसरे के दुश्मन हैं और क्यूची के पास तो इतने पैसे नहीं थे, इसलिए बाहर का ऑनर उन्हें काम करने को बोलता है। वो दोनों एक जगह पे भेजे जाते हैं जहाँ एक याकुजा ग्रुप से पैसे लेने थे। दरअसल उन्हें अकाई 10 नामी ग्रुप से पैसे चुराने थे। क्यूची को पहले ये काम पसंद नहीं आता, लेकिन जब उसे इशारा मिलता है तो वो तेजी से पैसे चुरा लेता है। मगर तभी उनकी गाड़ी पे फायरिंग की जाती है, जिससे गाड़ी को आग लग जाती है और क्यूची जख्मी हो जाता है। टेत्सुओ से गाड़ी से निकालकर महफूज जगह पे ले जाता है। तभी कोबो और उसके मेंबर्स वहाँ आ जाते हैं और दोनों ग्रुप्स अब एक दूसरे के सामने थे। अब एक दूसरे ग्रुप ने उन पे हमला करने की कोशिश की, लेकिन कोबो उनको रोक लेता है और फौरन क्यूची की बॉडी से गोली निकालता है और क्यूची पे गुस्सा करने लगता है क्योंकि वो टेत्सुओ के साथ था। उन सभी को इस बात का खतरा था कि अभी होने वाली फाइट को टेत्सुओ देख चुका है, इसलिए उसका मुंह बंद करने के लिए उसकी एक वीडियो बनाई जाती है जिसमें वहाँ होने वाले कत्ल का इल्जाम वो टेत्सुओ पे लगा देते हैं, ताकि टेत्सुओ उस इंसिडेंट के बारे में किसी को भी ना बताए और साथ ही वो इस इल्जाम को केसन के अमीर पेरेंट्स से पैसा निकलवाने के लिए भी इस्तेमाल करने वाले थे। सुबह होते ही टेत्सुओ घर वापस आता है। केसन उसकी ये हालत देख के बहुत परेशान हो जाती है। वो बोलती है कि तुम्हारे दिल में जो भी छुपा है मुझे बताओ। टेत्सुओ अपनी फैमिली को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था, लेकिन थोड़ी देर झिझकने के बाद आखिरकार वो सभी कुछ केसन को बता देता है। केसन कहती है कि वो एक फैमिली है और वो उसकी मदद करेगी। टेत्सुओ उसे अपनी प्लानिंग के बारे में बताता है। वो कहता है कि हमें नोबुटो के जिंदा होने का फेक प्रूफ बनाना होगा। इसके लिए उसे एक शख्स की जरूरत होगी जो नोबुटो जैसा दिखता हो। इसके बाद केसन अपनी और टेत्सुओ के कॉलेज के दिनों की बात करने लगती है, जब वो एक थिएटर क्लब में काम करते थे और उनका दोस्त टबाटा हमेशा एक्टर बनने का ख्वाब देखता था। अब केसन रीका के अपार्टमेंट में उसके बाथरूम को साफ कर रही थी ताकि कत्ल के सारे सबूतों को मिटा सके। इसके बाद वो टबाटा से मिलती है और उसे अपना प्लान बताती है। टबाटा इस बात पे मान जाता है। वो बताती है कि तुम्हें बस एक ब्लॉन्ड विग पहननी होगी और एक खास एंगल से तुम्हारी वीडियो बनाई जाएगी जिसमें तुम्हारा फेस बिल्कुल भी नजर नहीं आएगा। इधर टेत्सुओ नोबुटो की सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक करने की कोशिश करता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसे पासवर्ड नहीं पता था। तभी हिबिकी टेत्सुओ की मदद करती है और उसे नोबुटो का फोन देती है जो वो उसके घर पे छोड़ आया था। टेत्सुओ ईमेल चेक करता है, मगर अभी भी उसे एक और सिक्योरिटी पासवर्ड की जरूरत थी जो नोबुटो के पेट का नाम था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ना ही हिबिकी को और ना ही रिका को उसके पेट का नाम पता था। इसके बाद हमें वो क्लब दिखाया जाता है जहाँ नोबुटो अक्सर जाया करता था। वो मटोरी से मिलता है, मगर खुशकिस्मती से वो दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते थे। मटोरी टेत्सुओ से बोलता है कि मैं एक बच्चे को खोने का दुख झेल चुका हूँ, अगर तुम्हें भी ये दुख झेलना पड़े तो तुम क्या करोगे। इसके बाद मटोरी उसे अपना नाम बताता है और वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर मौजूद एक शख्स से टेत्सुओ नोबुटो की तस्वीर दिखा के उसके बारे में पूछता है, तो वो शख्स बताता है कि नोबुटो अक्सर यहाँ आया करता था और तुम्हारे साथ बैठा हुआ शख्स जो अभी अभी गया वो नोबुटो का फादर ही था। ये देखकर टेत्सुओ को एहसास होता है कि उसने जो भी किया वो गलत था, क्योंकि नोबुटो की अपनी एक जिंदगी थी जिसमें उसकी गर्लफ्रेंड और एक केयर करने वाला बाप था। इसके बाद वो वापस घर आता है। केसन उसे बताती है कि उसने टबाटा के साथ मिलकर एक वीडियो बना ली है। टेत्सुओ केसन को नोबुटो के फादर से मिलने के बारे में बताता है। ईमेल अकाउंट का सिक्योरिटी पासवर्ड उसे हर हाल में ढूंढना था। टेत्सुओ को याद आता है कि मटोरी ने नोबुटो के बचपन का नाम कैप बोला था, जो शायद उसके पेट का नाम भी हो सकता है, और वो पासवर्ड भी, मगर सिर्फ कैप इस्तेमाल नहीं हो सकता था। केसन बोलती है कि कैप शायद एक निकनेम हो सकता है और उसका मुकम्मल नाम कुछ और होगा। वो मुख्तलिफ नामों के साथ कैप लगाकर पासवर्ड डालने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि आखिर में कैप्टन एंटर करने पर सिक्योरिटी पासवर्ड खुल जाता है। अगले दिन कोबो को हिबिकी एक वीडियो भेजती है जिसमें नोबुटो से मिलता जुलता एक बंदा नजर आ रहा था। हैरत की बात ये थी कि नोबुटो के पर्सनल अकाउंट से वीडियो पर कमेंट्स भी किए गए थे। क्यूची ये खबर सुनकर हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ मटोरी को भी यकीन हो गया था कि उसका बेटा जिंदा है, लेकिन कोबो को अभी ये सब कंफर्म करना था, इसलिए वो क्यूची से बोलता है कि फौरी तौर पर टकाटा से मिलो। क्यूची टेत्सुओ के साथ टकाडा और उसकी टीम से मिलता है ताकि उस वीडियो के बारे में उन्हें इंफॉर्मेशन दे सके। एक्सपर्ट्स उन्हें बताते हैं कि ये वीडियो कल शाम 5 बजे के करीब रिकॉर्ड की गई। कोबो बताता है कि हिबिकी वो पहली बंदी थी जिसने ये वीडियो पहली बार देखी, इसलिए क्यूची टेत्सुओ से हिबिकी के बारे में बात करता है और पूछता है कि उस दिन तुम्हारी उससे क्या बात हुई। टेत्सुओ बताता है कि उसने नोबुटो के बारे में ज्यादा बात नहीं की क्योंकि उसका फोकस उसकी बेटी पर था। ये सब जानने के बाद याकुजा ग्रुप अब हिबिकी से डायरेक्ट इन्वेस्टिगेट करने के बारे में सोचता है। इधर हिबिकी को नोबुटो के अकाउंट से एक ईमेल मिलता है।
हिबिकी को नहीं पता था कि टेत्सुओ ने नोबुतो का ईमेल हैक कर लिया है। उस ईमेल में नोबुतो ने कहा था कि उसके ग्रुप के साथ कुछ मसले चल रहे हैं, इसलिए वो इस वक्त छुपा हुआ है और वो हिबिकी से नहीं मिल सकता। इस मैसेज को पढ़ के हिबिकी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे यकीन था कि नोबुतो वाकई जिंदा है। दूसरी तरफ टेत्सुओ खुद को बहुत बुरा महसूस करता है, क्योंकि उसने हिबिकी को इस तरह इस्तेमाल किया, लेकिन उसके पास और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। और वहाँ बैठे लोगों के दरमियान जो भी बात हो रही थी, केसिन अपने घर पर वो सभी बातें सुन रही थी, क्योंकि टेत्सुओ की हैट में खुफिया माइक्रोफोन लगा हुआ था। टेत्सुओ ने केसिन को बताया कि अगर उनका प्लान ए नाकाम हो जाता है तो हम प्लान बी पर काम करेंगे, जिसमें उनका मकसद क्यूची को फंसाना था। जल्द ही टेत्सुओ को खबर मिलती है कि वो वीडियो फेक थी, क्योंकि उस वीडियो में चलने वाले बंदे का स्टाइल नोबुतो से काफ़ी मुख्तलिफ है। अब वो इस बात पे उलझ जाते हैं कि ये वीडियो किसने बनाई और क्यों। इसके बाद क्यूची टेत्सुओ को उसके घर बुलाता है और कहता है कि वो अपनी फैमिली को वहाँ से कहीं दूर भेज दे। क्यूची जब टेत्सुओ के खाली घर पहुँचता है तो वो इधर उधर क्लूज को ढूंढना शुरू कर देता है। उसे यकीन था कि टेत्सुओ असल मास्टरमाइंड है, और उसे पहली बार तब शक हुआ जब उसने टेत्सुओ के कमरे में मिट्टी के वो पॉट देखे थे। क्यूची समझ जाता है कि टेत्सुओ ने उस बर्तन में कुछ छुपाया होगा ताकि उसका सीक्रेट महफूज रहे। क्यूची टेत्सुओ से बोलता है कि इन पॉट्स को बाहर ले जाकर मिट्टी को निकालो। अब ये सुनकर तो टेत्सुओ के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन वो जब ऐसा करता है तो खुशकिस्मती से मिट्टी और माइक्रो एक्सीलेटर की मदद से नोबुतो की बॉडी गायब हो गई थी। मगर टेत्सुओ देखता है कि नोबुतो के कुछ बाल अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि वो गल नहीं पाए थे। अब ये देखकर टेत्सुओ पैनिक होने लगता है। वो सोचता है कि वो किचन में मौजूद नाइफ की मदद से क्यूची का काम भी तमाम कर दे। अभी वो ये सोच ही रहा था कि तभी केसिन आ जाती है, और वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि क्यूची का ध्यान नोबुतो के बालों पर से हट गया था। केसिन उसके लिए कॉफ़ी बनाती है। तब क्यूची बताता है कि वो यकूबा ग्रुप का मेंबर है और उसी ने उनके घर पर वो हियरिंग डिवाइस लगाई थी। वो ये भी बताता है कि रात को उनका ग्रुप केसिन से कुछ सवाल करने आने वाला है। हालांकि केसिन तो पहले ही क्यूची के बारे में सभी कुछ जानती थी, मगर वो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसे उसकी बात सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया हो। वो धमकियाँ देने लगती है। क्यूची और केसिन के दरमियान बहस के दौरान क्यूची को अचानक पेट में दर्द महसूस होता है। केसिन बताती है कि दूध खराब था। क्यूची बाथरूम की तरफ दौड़ता है। उसे नहीं पता था कि केसिन ने दोनों कपों में एक लग्जेटिव मिला दिया, ताकि क्यूची को ये शक न हो कि उसके कप में ही कुछ मिक्स किया गया था। इधर टेत्सुओ भी शदीद पेट दर्द को बर्दाश्त कर रहा था। ये देखकर वो खुश था कि उसकी बीवी कितनी अक्लमंद और चालाक है। वो क्यूची का लैपटॉप इस्तेमाल करके उसे हैक करने की कोशिश करता है, क्योंकि क्यूची बाथरूम भाग गया था। अब टेत्सुओ से मजीद दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वो घर की पिछली जानिब चला जाता है ताकि खुद को फ्री कर सके। अब जब वो वापस आता है तो देखता है कि वहाँ पर रीका भी मौजूद है। क्यूची उसे बताता है कि मैं टेत्सुओ का कोलीग हूँ। फिर वो रीका से नोबुतो के बारे में पूछता है। इधर टेत्सुओ क्यूची के ईमेल्स पढ़ता है, जिससे उसे पता चलता है कि याकुजा मेंबर्स सारा इल्ज़ाम टेत्सुओ पर लगाने वाले हैं, क्योंकि वो हर हाल में ऑर्गेनाइजेशन को एक्टिवेट रखना चाहते थे, और अगर मटोरी को उसके बेटे का कातिल ना मिला तो वो ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म कर देगा। इधर रीका को जूते में एक छोटा सा लेटर मिलता है जो क्यूची ने वहाँ पे रखा था। उस लेटर में लिखा था कि अगर उसे शक है कि उसके पेरेंट्स उससे कुछ छुपा रहे हैं तो वो ईमेल पर क्यूची से कांटेक्ट करे। क्यूची और उसके साथियों की बातें पढ़ने के बाद केसिन भी परेशान हो जाती है। वो फौरन टेत्सुओ को ईमेल करती है कि वो खुद पर से इल्ज़ाम हटाने के लिए फौरन क्यूची को कोई न कोई क्लू दे। क्यूची और टेत्सुओ वापस रीका के अपार्टमेंट आ जाते हैं। टेत्सुओ को फिक्र होने लगती है कि शायद उसने नोबुतो को मार के कुछ सबूत छोड़ दिया होगा। केसिन क्यूची के पते पर पहुंचती है तो पता चलता है कि ये तो उसके पेरेंट्स का घर है, जहां वो उसकी माँ से मिलती है। क्यूची अपने साथियों को एक खास तरह का टूल लाने को बोलता है। टेत्सुओ दुआ कर रहा था कि उसकी एक हफ्ते की मेहनत ज़ाया ना हो और क्यूची को कुछ भी ना पता चले। केसिन क्यूची की माँ को बताती है कि वो एक शॉपिंग सर्वे टीम की मेंबर है। केसिन के बैग में से वो टैबलेट मौजूद था जिसमें टेत्सुओ ने फेक नोबुतो की वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर और फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स सेव किए थे। उसके साथ ये एक डिब्बे में नोबुतो की बाकी बची कुची हड्डियों के टुकड़े भी मौजूद थे। अब अगर फेक वीडियो वाला प्लान कामयाब ना होता तो ये सबूत क्यूची या किसी दूसरे याकुजा मेंबर के घर रख के उन्हें फंसाया जाना था। केसिन, जिसके ख्याल में ये सभी कुछ ठीक नहीं था और अब उसने क्यूची की माँ से भी मिल लिया था, तो वो वहाँ से वापस आ जाती है। उसने वो बैग वहाँ नहीं छोड़ा था, बल्कि क्यूची का असल पता ढूंढने का फैसला किया था। केसिन देखती है कि क्यूची रीका से ईमेल पर बात कर रहा है। ये देखकर वो रीका को मैसेज करती है और बताती है कि उसे पता है कि वो क्यूची से बात कर रही है। अब क्यूची ने रीका से मिलने का प्लान बनाया था ताकि वो असल हकीकत को जान
बांध सके। वो टेत्सुओ को हैंडकफ्स लगाता है और वहाँ से चला जाता है। टेत्सुओ कैसिन का मैसेज पढ़ता है जिसमें वो बताती है कि क्यूची रिका से मिलने जा रहा है और अगर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिले तो ये ज्यादा बेहतर होगा। टेत्सुओ कैसिन से कहता है कि फौरन रिका के अपार्टमेंट में आ जाओ और अपने साथ सबूत भी लाओ। साथ ही वो उसे एक GPS डिवाइस खरीदने को बोलता है। बाद में टेत्सुओ साबुन की मदद से अपने हैंडकफ्स को खोलने की कोशिश करता है और जैसे ही उसकी बीवी GPS लेके पहुंचती है, टेत्सुओ को GPS एक लिफाफे में बंद कर देता है। टेत्सुओ क्यूची की हैक की हुई ईमेल से उसके साथी को पैगाम भेजता है कि उसने जो भी चीज मंगवाई है वो रिका के मेल बॉक्स में रख दो और दूसरा लिफाफा ले जाकर मेरे अपार्टमेंट में पहुंचा दो। तो उस लिफाफे में ही GPS डिवाइस मौजूद थी जो टेत्सुओ को क्यूची का असल पता मालूम करने में मदद करेगी। अब क्यूची का साथी ऐसा ही करता है तो टेत्सुओ उसका असल ऑर्डर चेक करता है। उसे पता चलता है कि क्यूची ने एक ALS फ्लैश लाइट मंगवाई थी। टेत्सुओ और कैसिन फौरी फैसला करते हैं कि वो रिका को क्यूची से नहीं मिलने देंगे। कैसिन टेत्सुओ को उसके साथ आने से मना करती है क्योंकि इस तरह तो क्यूची को उस पर शक हो जाएगा। अपने साथ सबूतों वाला बैग लेकर GPS सिग्नल की मदद से क्यूची के अपार्टमेंट में टेत्सुओ पहुंच जाता है। अब उसने वक्त के साथ दौड़ लगाई थी ताकि क्यूची जल्द ही वापस ना आ जाए। टेत्सुओ जैसे ही अपार्टमेंट में पहुंचता है उसे अंदाजा होता है कि क्यूची कपड़े बदलने के लिए वापस आया है। दूसरी तरफ कैसिन ने रिका को शॉपिंग करने के बहाने अपने साथ ले जाने का फैसला किया। उसे घर वापस चलने को कहा। हालांकि रिका की ख्वाहिश थी कि वो क्यूची से मिले। टेत्सुओ ने क्यूची का कमरा तो ढूंढ लिया था मगर अंदर एंटर होना आसान ना था, इसलिए वो ऊपर वाले फ्लोर से एंटर होने का प्लान बनाता है। मगर अफसोसनाक बात तो ये थी कि ऊपर वाले फ्लोर का दरवाजा भी बंद था और वक्त खत्म होता जा रहा था। अब टेत्सुओ के लिए ये सब कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो गया था, लेकिन वो अपनी फैमिली को हर हाल में बचाना चाहता था। वो डिसाइड करता है कि वो रिका के अपार्टमेंट में वापस जाएगा ताकि क्यूची से पहले ही वो वहां पहुंच सके। खुशकिस्मती से वो वक्त पे वहां वापस आ जाता है जिससे क्यूची को उसके प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। दूसरी तरफ वो रिका से नहीं मिल पाया था, इसलिए वो भी गुस्से में था। फिर उसने जो फ्लैश लाइट मंगवाई थी वो उसे इस्तेमाल करता है क्योंकि उसे शक था कि नोबुटो शायद इसी कमरे में कत्ल हुआ है। उस लाइट की मदद से खून या उंगलियों के निशान ढूंढना आसान हो जाता था, लेकिन उसे कुछ भी नजर नहीं आता। ये सब देख के टेत्सुओ बहुत ज्यादा घबरा जाता है। क्यूची अपने असिस्टेंट को फोन करता है और बोलता है कि क्या तुम सही लाइट लाए थे। असिस्टेंट बताता है कि ये एक महंगा और असली फ्लैश लाइट था और उसने ईमेल में कही गई बात के मुताबिक क्यूची के अपार्टमेंट में लिफाफा पहुंचा दिया था। अब क्यूची को ये जान के हैरत होती है क्योंकि उसने तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा था। तब उसे शक होता है कि किसी ने उसके लैपटॉप को इस्तेमाल किया। क्यूची अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट करता है, लेकिन वो टेत्सुओ पर इल्जाम नहीं लगा सकता था क्योंकि टेत्सुओ तो हैंडकफ था। अब इस बात का फायदा उठा के टेत्सुओ एक और कहानी घड़ता है और क्यूची को बोलता है कि तुम टकाटा पे क्यों नजर नहीं रखते। वो बोलता है कि शायद टकाटा ने ये मैसेज भेजा हो ताकि वो तुम्हें नोबुटो के कत्ल के तौर पर फ्रेम कर सके और खुद को बचा सके। क्यूची पूछता है कि टकाटा के भेजे गए लिफाफे में क्या था। अगर टेत्सुओ का शक सही था तो लिफाफा वाकई में उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। क्यूची को टेत्सुओ सलाह देता है कि तुम्हें अपने अपार्टमेंट में जाके तलाशी लेनी चाहिए ताकि पता चल सके कि टकाटा ने क्या भेजा है। अब हमें असल कहानी पता चलती है कि टेत्सुओ ने उस ALS फ्लैश लाइट को एक आम फ्लैश लाइट से बदल दिया था। खुशकिस्मती से क्यूची फ्लैश लाइट के फर्क को समझ ही नहीं सका और टेत्सुओ ने उस पर टकाटा के बारे में कहानी बनाकर उसका ध्यान ही दूसरी तरफ कर दिया। क्यूची अपने अपार्टमेंट में वापस आता है। उसे सब कुछ नॉर्मल लगता है। उसके कमरे को देखते हुए टेत्सुओ उसके खूबसूरत किचन वेयर की तारीफ करता है। क्यूची बताता है कि वो जल्द ही एक रेस्टोरेंट खोलना चाहता है। क्यूची उसे अपने कमरे में रखे अलमारी के बारे में भी बताता है कि इसमें उसने पैसे रखे हुए हैं क्योंकि अगर पुलिस ने उनकी ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दिया तो उसके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा। क्यूची टेत्सुओ से बोलता है कि तुम दूसरी तरफ मुड़ जाओ ताकि मैं अपनी अलमारी को चेक कर सकूं, मगर फिर भी टेत्सुओ ने टेढ़ी नजरों से क्यूची की अलमारी को अच्छे से देख लिया था ताकि क्यूची पे इल्जाम लगा के वो मजीद सबूत इकट्ठे कर सके। अब क्यूची का शक कुछ पक्का हो रहा था क्योंकि उसे लगने लगा था कि टेत्सुओ से फंसाने की कोशिश कर रहा है। क्यूची टेत्सुओ से कहता है कि याकुजा मेंबर्स को फेस करना आसान काम नहीं। फिर क्यूची टेत्सुओ से अपने बचपन की कहानी शेयर करता है कि जब वो बच्चा था तो उसके फादर को याकुजा मेंबर्स ने मार दिया था, लेकिन फिर उन्होंने मैनिपुलेट करके उस इंसिडेंट को ऐसा रंग दिया कि पुलिस को ये लगने लगा कि उसके फादर ने सुसाइड की है। इससे क्यूची को ये समझ आया कि कमजोर को कभी भी इंसाफ नहीं मिलता, इसलिए उसने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का फैसला किया ताकि ताकतवर बन सके। कुछ वक्त के बाद टेत्सुओ और क्यूची टकाडा से मिलते हैं। क्यूची बताता है कि उसे अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। टकाडा कहता है कि वो वीडियो भी फेक थी और उसमें एक सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल किया गया था जिसकी वजह से उसे ट्रेस करना मुश्किल है। ऐसा लग रहा था कि कातिल ने नोबुटो की लाश को ठिकाने लगाने के लिए उनका फोकस उस वीडियो पे करवा दिया।
वो सभी सिगरेट पी रहे थे। टेट्सुओ सिगरेट के धुएं को बर्दाश्त नहीं कर पाता और बाथरूम जाने की परमिशन मांगता है। तभी केसन टेट्सुओ के कहे के मुताबिक प्लान बी पे अमल करना शुरू कर देती है। तकादा को एक ईमेल मिलती है। वो टेट्सुओ से बोलता है कि तुम क्यूची के बारे में सब कुछ मेरे साथ शेयर करो, क्योंकि उसी ईमेल के जरिए हम नबोटो के कातिल तक पहुंच सकते हैं। तकादा बताता है कि 1 साल और कुछ माह पहले एक आर्म्ड गाड़ी की चोरी की कोशिश की गई थी, जिसमें क्यूची और नबोटो दोनों शामिल थे। मगर जब ये नाकाम हुए तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने उनसे वो आर्म्ड कार छीन ली और अब वो ऑर्गेनाइजेशन याकुजा को चिढ़ा रही है। ये कह करके वो नाकाम हो गए। तकादा अपनी एसोसिएट्स को नबोटो के बारे में पता करने के लिए भेज देता है। इसके बाद उन सभी को नबोटो के कमरे में से एक बड़ी रकम का बैग मिलता है। ये देखकर तकादा क्यूची को अरेस्ट करने का ऑर्डर करता है, क्योंकि उसके कमरे से भी बहुत बड़ी रकम मिली थी। क्यूची हैरान हो जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। साथ ही वो पार्सल भी वहाँ मौजूद था जो केसन क्यूची की माँ के घर रखने गई थी। मगर जब उन नोटों के सीरियल नंबर्स चेक किए गए तो वो नबोटो के बैंक अकाउंट से मैच नहीं करते थे। अब ये सब देख के क्यूची को बहुत गुस्सा आता है और वो इस सब का सारा इल्जाम तकादा पे लगाता है कि उसी ने इस बैग को उसकी सेफ में रखा होगा। क्यूची टेट्सुओ से बोलता है कि तुम ही सबको बताओ, मैंने तुम्हारे सामने ही अपनी सेफ को खोला था। जिस पर टेट्सुओ बोलता है कि मैं उस बैग के बारे में कुछ नहीं जानता, क्योंकि सेफ को खोलने के बाद तुमने मुझे दूसरी तरफ मुड़ने को कहा था। अब नबोटो का पर्सनल डॉक्टर जब नबोटो की हड्डियों को स्कैन करता है तो उसे पता चलता है कि ये तो वाकई में नबोटो की हड्डियां हैं। उन्हें उस बैग से एक टैबलेट भी मिलता है जिसमें नबोटो की एक फेक वीडियो थी। कोबो को यकीन नहीं आ रहा था कि क्यूची ने नबोटो को मारा है। अब उन सभी को समझ नहीं आ रही थी कि वो मोटोरी को क्या बताएंगे, क्योंकि उनकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बंदे ने ही उसके बेटे को मार दिया। इसलिए क्यूची को अपनी सजा कबूल करनी ही पड़ेगी। वो सभी उसके पैसों को भी हथियाने का प्लान बना लेते हैं। क्यूची बोलता है कि उसने बहुत मेहनत से पैसा कमाया है, तुम लोग इस पैसे को कहीं भी नहीं ले जा सकते। वो कोबो को बोलता है कि तुम्हें ट्रैप में फंसाया जा रहा है। मेरा ईमेल अकाउंट किसी ने हैक किया था और मेरे असिस्टेंट को मेरे घर लिफाफा भेजने को भी कहा गया था। ये बात सुनकर टेट्सुओ को तकादा पे शक हो गया था, इसलिए हम दोनों मेरे अपार्टमेंट में गए ताकि वहाँ की तलाशी ले सकें, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला। क्यूची कहता है कि तकादा को मिलने वाली ईमेल भी फेक थी। क्यूची को यकीन था कि जब तकादा ने पैसे चेक करने के लिए सेफ खोला तो उसी ने वो बैग वहाँ पे रख दिया। अब क्यूची को यकीन हो गया था कि टेट्सुओ और तकादा ने मिलकर उसे नबोटो का कातिल फ्रेम करने की कोशिश की थी। तकादा बोलता है कि ये सब बिल्कुल सच नहीं, क्योंकि मेरे सबऑर्डिनेट ने मुझे सेफ खोलते हुए रिकॉर्ड किया था, जिससे ये साबित होता है कि बैग शुरू से ही वहाँ पर था। अब टेट्सुओ उस वक्त को याद करता है जब तकादा ने उससे कहा था कि वो क्यूची के बारे में जो कुछ जानता हो वो शेयर करे। तब उसने बताया कि वो अभी अभी क्यूची के अपार्टमेंट से आया है, जहाँ वो कुछ तलाश करने गए थे। क्यूची को यकीन था कि तकादा उसे नबोटो का कातिल फ्रेम करना चाहता है, और जब क्यूची ने अपनी सेफ को चेक किया तो उसने टेट्सुओ को उसमें मौजूद चीजों को देखने ही नहीं दिया। इससे टेट्सुओ को ये शक हो गया कि जरूर क्यूची की सेफ में कोई प्रूफ मौजूद है। जब टेट्सुओ और क्यूची तकादा के घर पहुंचे तो टेट्सुओ ने बाथरूम जाने की परमिशन मांगी। तभी टेट्सुओ ने अपनी बीवी को एक मैसेज भेजा जिसमें उसे कहा गया कि वो सबूत को ले आए जो उसने बाहर गटर में छुपाए हुए थे। इस सब के बाद तकादा टेट्सुओ को घर जाने को बोलता है और कहता है कि जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। वहां से निकलते वक्त क्यूची को फंसाने के बारे में उसे गिल्ट महसूस हो रहा था, क्योंकि क्यूची ने नबोटो को नहीं मारा था और ना ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन को धोखा दिया था। अब हमें असल कहानी मजीद पता चलती है कि केसन ने टेट्सुओ से कुछ सामान खरीदने को बोला, जैसे रस्सा सीढ़ी और दीगर टूल्स। उनका मकसद ये था कि क्यूची के कमरे तक पहुंच सके जो 9th फ्लोर पर था। टेट्सुओ के प्लान के मुताबिक केसन इमरजेंसी एग्जिट से 10th फ्लोर पर उतरेगी और फिर दूसरे इमरजेंसी एग्जिट से 9th फ्लोर पर वापस आ जाएगी। वहां पहुंचकर उसे सिर्फ क्यूची के कमरे तक पहुंचना था। खुशकिस्मती से क्यूची के टेरेस का दरवाजा खुला हुआ था, जिससे केसन को जल्दी से कमरे में दाखिल होने और सेफ तलाश करने का मौका मिल गया। टेट्सुओ ने केसन को बताया था कि क्यूची ने 4 डिजिट पासवर्ड का इस्तेमाल किया था, जिसका मतलब था कि वैसे 10,000 पॉसिबल पासवर्ड्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए टेट्सुओ ने उसे ALS फ्लैशलाइट इस्तेमाल करने की सलाह दी, जो क्यूची ने ही खरीदी थी। उस खास फ्लैशलाइट से उंगलियों के निशान तलाश किए जा सकते थे। आखिरकार वो नंबर जो क्यूची अक्सर दबाया करता था अंधेरे में चमकने लगता है। उन नंबरों की मदद से केसन को अब सिर्फ 24 पॉसिबल पासवर्ड्स को इस्तेमाल करना था, मगर 3 नाकाम कोशिशों के बाद पासवर्ड के बटन 10 मिनट के लिए लॉक्ड हो जाते हैं। केसन सोचती है कि अगर वो मुसलसल गलत पासवर्ड डालती रही तो इसमें तो बहुत वक्त लग जाएगा। तब वो प्रेयर करती है और एक बार फिर से अपनी किस्मत आजमाने का फैसला करती है, और इस बार सेफ खुल गई थी।
तब वो इस पार्सल को वहाँ रख देती है। अगले दिन केसिन घर वापस आती है और टेत्सुओ से पता चलता है कि उनका मसला हल हो गया। इधर क्यूची याकुजा मेंबर से भागने की कोशिश करता है और अपने अपार्टमेंट की छत तक पहुंचने के लिए बाहर टेरेस पे जाता है। तब वो देखता है कि उसका टेरेस कुछ ज्यादा ही खराश ज़दा है, जो एक रस्सा सीढ़ी की वजह से पैदा हुई थी, जिससे उसको शक हो गया था। लेकिन उसे टकाडा और उसके आदमियों से बचने की जरूरत थी और वो वापस अपने कमरे में जाता है ताकि वहां मौजूद आखिरी रकम को हासिल कर सके। क्यूची अपने सेफ से पैसा हवा में फेंक देता है। दरअसल ये उसका एक प्लान था। वो लोगों से बोलता है कि पुलिस को बुलाओ क्योंकि मेरा पैसा टकाडा और उसके आदमियों ने हड़प लिया है। इससे टकाडा और उसके ग्रुप को पीछे हटना पड़ता है। तभी क्यूची को यकीन हो जाता है कि किसी ने उसके कमरे में घुस के उसके खिलाफ ये साजिश की थी। ताहम क्यूची को यह पक्का यकीन था कि ये सभी कुछ टेत्सुओ नहीं कर सकता क्योंकि वो हमेशा उसके साथ ही होता था। टेत्सुओ घर नहीं जाता बल्कि रीका के अपार्टमेंट में जाता है क्योंकि वो बहुत थका हुआ था और पूरी रात से सोया नहीं था। अब क्यूची मटोरी को कॉल करता है और कहता है कि वो उसके बेटे का कातिल नहीं बल्कि असल कातिल तो कोई और है। यहाँ पर क्यूची मटोरी को बताता है कि असल कातिल शायद टेत्सुओ है। क्यूची बोलता है कि अगर मटोरी ने उसे मार दिया तो नबोटो का असल कातिल जिंदा बच जाएगा, क्योंकि क्यूची ये भी कहता है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स नबोटो के आर्म्ड गाड़ी वाले इंसिडेंट के बारे में जानते थे। इससे टकाडा और उसके लोग सिर्फ प्रिटेंड कर रहे थे कि वो उसकी तलाश कर रहे हैं ताकि मटोरी को याकुजा ग्रुप के साथ रहने के लिए कंट्रोल किया जा सके। मटोरी क्यूची से बोलता है कि अगर ये बात सच है तो क्यूची ने नबोटो के असल कातिल को ढूंढने में उसकी मदद करे, चाहे इसके लिए वो जितना ज्यादा वक्त ले ले। मटोरी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि नबोटो को क्यूची ने मारा या टेत्सुओ ने, बस उसे उसके कातिल को हर हाल में पकड़ना था। मटोरी कोबो को टेत्सुओ के बारे में सभी कुछ पता करने को बोलता है। क्यूची की तरह वो भी कोबो से एक फ्लैश लाइट मंगवाता है। अब मटोरी अपने आदमी के साथ रीका के अपार्टमेंट में जाता है और वो अपने आदमी को बाहर खड़ा होने का बोल के खुद अंदर घुस जाता है। टेत्सुओ जो वहाँ पहले ही छुप के बैठा था मटोरी को देख के हैरान रह जाता है और इससे भी ज्यादा परेशान कुन बात ये थी कि मटोरी के हाथ में वही फ्लैश लाइट थी जिससे टेत्सुओ का भांडा फूट जाता। अब मटोरी जब बाथरूम में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कोई निशान या बाल नहीं थे, लेकिन फ्लैश लाइट से जमीन पर खून के दाग नजर आ जाते हैं, जो इस बात की निशानी थी कि नबोटो को इसी जगह पे कत्ल किया गया। ये देखकर मटोरी रोने लगता है कि उसका बेटा वाकई में मर गया। फिर वो फ्लैश लाइट को अलमारी की तरफ मोड़ के देखता है, वहाँ भी उसे खून के कई दाग नजर आते हैं। टेत्सुओ समझ गया था कि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए वो मटोरी को बताता है कि सबका जिम्मेदार वो है। वो नहीं चाहता था कि ये सभी कुछ इस तरह खत्म हो, लेकिन अब वो अपने आप को मजीद नहीं बचा सकता था और अब वो अपनी फैमिली को भी खतरे में नहीं डालना चाहता था। तभी रीका और केसिन टेत्सुओ का इंतजार कर रहे थे ताकि वो साथ में खाना खा सके। मटोरी टेत्सुओ से बोलता है कि वो अपने हाथों को सर के पीछे कर ले और वार्न करता है कि अगर उसने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो अपनी जान खो देगा। वो टेत्सुओ से बोलता है कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले बिल्कुल नहीं करूंगा, बल्कि खुद ही सजा दूंगा और तुम्हारी फैमिली को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मटोरी से टेत्सुओ रिक्वेस्ट करता है कि इस सब में उसकी फैमिली को इन्वॉल्व ना किया जाए। वो कहता है कि उन्हें कुछ भी नहीं पता, लेकिन मटोरी को अपने बेटे की मौत का बहुत ज्यादा दुख था क्योंकि टेत्सुओ ने उससे उसका अकेला बेटा छीन लिया था। मटोरी टेत्सुओ और उसकी फैमिली को एक खौफनाक मौत देना चाहता था। तब अपनी फैमिली के बारे में सोच के टेत्सुओ खुद को मोटिवेट करता है और मटोरी का मुकाबला करने की कोशिश करता है। हैरत की बात ये थी कि मटोरी के पास गन नहीं थी बल्कि उसके पास मिर्चों वाला स्प्रे था। अब जैसे ही टेत्सुओ उसकी तरफ बढ़ता है तो मटोरी उसकी आंखों में उस स्प्रे को फेंक देता है जिससे उसकी आंखें जलने लगती हैं। मगर टेत्सुओ हिम्मत नहीं हारता और किसी तरह मटोरी को धिक्का देकर पीछे कर देता है। इधर कोबो मटोरी को कॉल कर रहा था क्योंकि उसके बॉस को अंदर गए हुए काफी देर गुजर चुकी थी, मगर इससे पहले कि मटोरी उसकी कॉल का जवाब देता टेत्सुओ किसी तरह उसका मोबाइल फोन ही तोड़ देता है। अब कोबो मटोरी के सब ऑर्डिनेट से बात करने की कोशिश करता है। तब एक सब ऑर्डिनेट उसे बताता है कि वो नहीं जानता कि इस वक्त अंदर क्या हो रहा है क्योंकि बॉस इस वक्त रीका के अपार्टमेंट में ही मौजूद है। सब ऑर्डिनेट मजीद बताता है कि उनका बॉस उसे गाड़ी में बैठने का बोल कर गया। ये सुनकर कोबो को तसल्ली हो जाती है कि शायद कुछ भी गलत नहीं और सब कुछ ठीक चल रहा है। इधर टेत्सुओ और मटोरी की फाइट और ज्यादा बढ़ गई थी। मटोरी को अपने बेटे की मौत का बहुत ज्यादा दुख था, इसलिए अब वो अपनी नाइफ को इस्तेमाल करने का फैसला करता है। मगर तभी अपार्टमेंट के बाहर पुलिस आ जाती है तो वहां पहुंचकर अपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाने लगती है और कहते हैं कि अंदर जो कोई भी है वो बाहर आ जाए। टेत्सुओ पूरी कोशिश कर रहा था कि पुलिस को मटोरी की आवाज बिल्कुल भी ना पहुंच सके। वो मटोरी के मुंह पे हाथ रखे हुए था, मगर तभी इस सबको मटोरी बर्दाश्त नहीं कर पाता और मर जाता है। टेत्सुओ पुलिस से बात करता है और बोलता है कि अंदर सब कुछ ठीक है। दरअसल नीचे मौजूद नेबर्स ने पुलिस को ऊपर से आने वाली आवाजों की वजह से बुलाया था और
और पुलिस इसलिए अंदर जाना चाहती थी ताकि ये देख सके कि अपार्टमेंट में क्या हो रहा है। मगर टेत्सुओ के यकीन दिलाने पे पुलिस मान जाती है और वहां से चली जाती है। इसके बाद मटोरी का एक सबऑर्डिनेट जब अपार्टमेंट में दाखिल होता है तो देखता है कि मटोरी के शूज भी वहां पर नहीं मौजूद। वो कोबो से बात करता है और बताता है कि पुलिस के आने की वजह से उसे छुपना पड़ा, लेकिन अब अंदर आने पर उसे पता चला कि बॉस और ना ही उनके शूज वहां पर मौजूद हैं। इधर केसिन को टेत्सुओ की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। कॉल पे बात करने पे टेत्सुओ उसे बताता है कि सभी कुछ ठीक है, वो बस रिका के साथ एंजॉय करे और बहुत जल्द ही वो भी उन्हें ज्वाइन करेगा। तब रिका भी अपने फादर को याद करने लगती है। वो अपने बचपन की उन मेमोरीज को याद करती है जब हर मुश्किल टाइम पे उसके फादर उसे बचाने के लिए पहुंच जाते थे। उसे यह भी एहसास होता है कि नबोटो एक बुरा इंसान था। अब वो नबोटो के बारे में अपने दिल में कोई भी फीलिंग्स महसूस नहीं करती। इधर टेत्सुओ मटोरी की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए गड्ढा खोदता है। बारिश बहुत तेज हो रही थी, लेकिन टेत्सुओ को यह काम अभी ही निपटाना था। किसी तरह वो उसकी बॉडी को उस गड्ढे में दफन करने के बाद घर वापस आता है तो केसन उसके मुंह पे एक थप्पड़ मारती है, क्योंकि उसे टेत्सुओ की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। थप्पड़ खाने के बावजूद टेत्सुओ को बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो जानता था कि उसकी बीवी उससे बहुत मोहब्बत करती है। घर आने पर वो देखता है कि उसकी बेटी भी उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन रिका अपने फादर से इस बात पे अपसेट होती है कि उसने उन्हें बहुत ज्यादा इंतजार करवाया। अगले दिन जिंदगी नॉर्मल हो जाती है। टेत्सुओ अपने काम और रिका अपने कॉलेज चली जाती है। कुछ दिनों बाद न्यूज पर खबर चलती है कि टोक्यो में एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। ये देखकर टेत्सुओ को मटोरी की कब्र का ख्याल आता है और उसे डर लगने लगता है कि अगर तूफान और लैंडस्लाइडिंग की वजह से मटोरी की बॉडी पुलिस को मिल गई या किसी और को मिल गई तो तब वो खुद को यकीन दिलाता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और इसके साथ ही ये वीडियो खत्म हो जाती है।